अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नजीब्स ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में खुशामदीद। दोस्तों, इस वीडियो में हम 10वीं जमात महाराष्ट्र बोर्ड के रियाजी हिस्सा अव्वल यानी अलजबरा का चौथा सबक माशी मनसूबाबंदी का मुताल्ला कर रहे हैं। आज हम मशक़ी सेट 4.3 के लिए जो थेरी रिक्वायर्ड है वो थेरी डिस्कस करेंगे। मशक़ी सेट 4.3 टोटली शेयर्स के कंसेप्ट के ऊपर डिपेंड है, तो हमें शेयर्स को अच्छी तरह से समझना है और साथ ही उसकी जो बारीकियां यानी कि उसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं उसे भी अच्छी तरीके से समझना है। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। कोई भी बिजनेस, चाहे वो छोटा बिजनेस हो या बड़ा बिजनेस, उस बिजनेस को शुरू करने के लिए सरमाया ज़रूरी होता है, यानी कि पहले कुछ पैसे ज़रूरी होते हैं। उन पैसों के ज़रिए वो बिजनेस स्टार्ट किया जाता है। सपोज़ एक दुकान वाला है तो वो दुकान शुरू करने के लिए पैसे इन्वेस्ट करता है, सरमायाकारी करता है। या फिर 2 जन या 3 जन ने मिलकर कोई बिजनेस स्टार्ट किया है तो वो अपने अपने पैसे इकट्ठा करते हैं और उससे बिजनेस स्टार्ट करते हैं। जब दुकान या फिर पार्टनरशिप वगैरह होती है जो कि छोटे लेवल पर होती है, तो सरमाया जो पैसे लगते हैं वो कम लेवल पर होता है, मतलब कि सरमाया कम होता है। जैसे फॉर एग्जांपल 50,000, 1 लाख, 2 लाख, इस तरह का सरमाया होता है। लेकिन अगर कभी बड़ा बिजनेस या फिर कोई इंडस्ट्री, कारखाना वगैरह स्टार्ट करना होता है तो बहुत ज़्यादा सरमाए की ज़रूरत होती है, मतलब 50 लाख से ऊपर, 1 करोड़ से ऊपर, 5 करोड़ से ऊपर, इस तरह का सरमाया ज़रूरी होता है। तो इस तरह का सरमाया एक आदमी के पास या 2, 3, 4 पार्टनर्स के पास होना बहुत मुश्किल होता है। तो इस कंडीशन में क्या किया जाता है कि समाज के कुछ अफराद, 10 अफराद, 15 अफराद या 20 अफराद एक जगह जमा होते हैं। वो अपनी ख्वाहिश के मुताबिक और उनकी जो दिलचस्पी है उसके मुताबिक कोई एक बिजनेस स्टार्ट करने का प्लान करते हैं और बिजनेस स्टार्ट करने के लिए एक कंपनी की बुनियाद डालते हैं। अब यहाँ पर होता क्या है कि ये जितने भी फर्द जो कि 15, 20 या 10 फर्द हैं, वो अपने जेब से सरमाया नहीं डालते हैं, अपने जेब से इन्वेस्ट नहीं करते हैं, बल्कि वो लोगों से, समाज के दूसरे अफराद से पैसा लेते हैं, उस पैसे को जमा करते हैं और उसका सरमाया बनाकर कंपनी को स्टार्ट करते हैं। इन 15-20 लोगों के अलावा जो उन लोगों को पैसे दे रहे हैं, समाज के दूसरे अफराद जो पैसे दे रहे हैं, फर्ज कीजिए कि एक फर्द ने इन 15-20 लोगों को 10,000 रुपए की रकम दी और कहा कि आप ये रकम उस कंपनी के अंदर, उस कंपनी के सरमाए के अंदर लगाइए और जो भी मुनाफा होगा तो वो मुनाफा मुझे परसेंटेज के हिसाब से दीजिए। तो ये जो 10,000 रुपए की रकम है ये शेयर होगा, ये हिस्सा होगा उस फर्द का इस कंपनी के अंदर। तो इस तरह अलग अलग फॉर्म में हर कोई अपनी हैसियत के मुताबिक, अपने सरमाए के मुताबिक कंपनी के अंदर शेयर्स लेगा और उस शेयर के हिसाब से जितनी उसकी शिराकत है, जितने उसके शेयर्स हैं, जितना उसका हिस्सा है, उस हिसाब से उसे कैपिटल मिलेगा। तो आइए 1 बाय 1 हम देखते हैं कि कंपनी किस तरह से फॉर्म होती है और क्या क्या चीजें होती है। जब शेयर का कंसेप्ट होता है तो 10 अफराद को या 15 अफराद को एक जगह यकजा होकर अपनी ख्वाहिश और दिलचस्पी के मुताबिक जो बिजनेस करना होता है, उस बिजनेस के लिए एक कंपनी रजिस्टर कराना होती है। ये जो कंपनी रजिस्टर होती है ये भारतीय कंपनी कानून 1956 के मुताबिक रजिस्टर होती है। भारतीय कंपनी कानून 1956 के मुताबिक ये कंपनी रजिस्टर होती है। कंपनी की बुनियाद जो डालते हैं, यानी कि वो 10, 15 या 12 अफराद, उन अफराद को एआनतकार कहा जाता है। इंग्लिश में हम इसे प्रमोटर्स कहते हैं, एआनतकार या प्रमोटर। ये ऐसे फर्द होते हैं जो एक साथ मिलकर कंपनी की बुनियाद डालते हैं।
कंपनी शुरू करने के लिए जितनी रकम दरकार होती है, मतलब उन्होंने प्लान किया और डिस्कस करके डिसाइड किया कि कंपनी शुरू करने के लिए 1 करोड़ रुपया चाहिए, तो ये जो 1 करोड़ होगा इसे हम सरमाया कहते हैं, इंग्लिश में इसे कैपिटल कहा जाता है। तो कंपनी स्टार्ट करने के लिए जितना भी पैसा जरूरी होता है, जितना भी कैश जरूरी होता है, उसे हम सरमाया या कैपिटल कहते हैं। अब मान लीजिए 1 करोड़ रुपए का कैपिटल है, कंपनी स्टार्ट करने के लिए 1 करोड़ का सरमाया जरूरी है, तो ये जो एयानतकार होते हैं, प्रमोटर होते हैं, वो इस सरमाए को कुछ हिस्सों में तकसीम करते हैं, मसावी हिस्सों में तकसीम करते हैं, मतलब 1 रुपए का हिस्सा, 2 रुपए का हिस्सा, 5 रुपए का हिस्सा या 10 रुपए का हिस्सा, इस तरह से हिस्सों में तकसीम करते हैं। तो ये जो हर हिस्से होते हैं, इन हिस्सों को शेयर कहा जाता है, हर हिस्से को शेयर कहा जाता है। शेयर की कीमत 1 रुपए हो सकती है, 2 रुपए हो सकती है, 5 रुपए हो सकती है, ये डिपेंड करता है प्रमोटर के ऊपर कि वो किस तरह से शेयर को वैल्यू देते हैं। एक मिसाल के जरिए समझ लेते हैं, आइए हम सपोज फर्ज कीजिए कि 1 करोड़ रुपए का सरमाया जरूरी है कंपनी को खोलने के लिए, और एयानतकार यानी कि प्रमोटर ने कुछ शेयर्स डिसाइड किए। एक शेयर यानी एक हिस्से की कीमत 1 रुपया है, 2 रुपए कीमत वाला शेयर होगा, 5 रुपए कीमत वाला शेयर होगा और 10 रुपए कीमत वाला शेयर होगा। तो इस तरह से शेयर्स को मसावी तौर पर उन्होंने डिफाइन किया है, वहां पर डिसाइड किया है। तो इस कंपनी में 1 रुपए के शेयर हैं, 2 रुपए के शेयर हैं, 5 रुपए के शेयर हैं और 10 रुपए के शेयर हैं। सपोज मान लीजिए कि 1 रुपए के 30 लाख शेयर्स हैं, 1 रुपए के 30 लाख शेयर है, या फिर 30 लाख रुपए 1 रुपए शेयर से उन्हें हासिल करना है। तो इसलिए 1 रुपए के शेयर की तादाद जो हो जाएगी वो 30 लाख हो जाएगी, मतलब 30 लाख लोग 1 रुपए वाला शेयर खरीद सकते हैं फर्दन, या फिर एक ही शख्स 5 लाख 1 रुपए के शेयर खरीद सकता है, कोई दूसरा शख्स 5 लाख 1 रुपए के शेयर खरीद सकता है। इस तरह से 30 लाख 1 रुपए के शेयर मौजूद होंगे। उसी तरह से 2 रुपए के शेयर्स, फर्ज कीजिए 20 लाख रुपए मालियत को 2 रुपए के शेयर में तकसीम किया जा रहा है, तो उस वक्त जो 2 रुपए के शेयर होंगे वो 20 लाख होंगे। उस वक्त 10 लाख 2 रुपए के शेयर होंगे, मतलब मालियत एक शेयर की 2 रुपए है, तो टोटल 20 लाख को अगर कभी 2 रुपए के मसावी हिस्सों में तकसीम करना है तो 10 लाख शेयर्स आ जाएंगे वहां पर। इस तरह से 5 रुपए के अगर शेयर्स हैं और 30 लाख रुपए को 5 रुपए के शेयर में डिवाइड करना है तो वो 6 लाख शेयर हो जाएंगे। 6 लाख शेयर्स ऐसे रहेंगे जिनमें से हर शेयर की कीमत 5 रुपए है। उसी तरह से बाकी जो बच रहा है 20 लाख रुपया, तो उसे 20 लाख रुपए को 10 रुपए के शेयर में डिवाइड करना है, तो 2 लाख शेयर्स ये हो जाएंगे 10 रुपए वाले शेयर। एक शेयर की कीमत रहेगी 10 रुपए। तो इस तरह से अलग अलग कीमत के अलग अलग शेयर होते हैं, उनकी तादाद सरमाया के हिसाब से होती है। अब इन शेयर्स को जो खरीदने वाले होंगे उन्हें हम शेयर होल्डर्स बोलते हैं। 1 रुपए के 30 लाख शेयर मौजूद है, तो जितने लोग 1 रुपए वाले शेयर खरीदेंगे या फिर 2 रुपए वाले शेयर खरीदेंगे या फिर 5 रुपए वाले शेयर खरीदेंगे या फिर 10 रुपए वाले शेयर खरीदेंगे, उन 10-15 लोगों के अलावा यानी कि एयानतकार और प्रमोटर के अलावा जो भी लोग शेयर्स खरीदेंगे अपना पैसा देकर, उन्हें हम शेयर होल्डर कहते हैं। उन्हें शेयर होल्डर्स कहा जाता है। हिस्सादार भी कहते हैं हम इसे उर्दू में, कॉमन लैंग्वेज में शेयर होल्डर बोला जाता है। ये जो शेयर होल्डर्स हैं ये कहां से टैक्स खरीदते हैं? एक खास मखसूस जगह होती है जहां पर शेयर की खरीदो फरोख्त होती है, इसे शेयर बाजार कहा जाता है या स्टॉक एक्सचेंज भी कहा जाता है।
अलग अलग नाम है इसके। शेयर बाजार बोला जाता है, स्टॉक एक्सचेंज बोला जाता है, स्टॉक मार्केट बोला जाता है, या फिर इक्विटी मार्केट, कैपिटल मार्केट या शेयर मार्केट। इस तरह से अलग अलग नाम होते हैं। यूजुअली या फिर जनरली हम उसे स्टॉक एक्सचेंज या फिर शेयर मार्केट कहते हैं। स्टॉक एक्सचेंज या फिर शेयर मार्केट। समाज से सरमाया जमा करके शुरू की गई कंपनी यानी कि पब्लिक लिमिटेड कंपनी शेयर बाजार में रजिस्टर होना जरूरी होती है। यहाँ पर इन प्रमोटर को जब इन्होंने रजिस्ट्री कराई तो फिर शेयर्स के जरिए सरमाया वसूल करना या फिर हासिल करने के लिए उन्हें स्टॉक एक्सचेंज के अंदर अपनी कंपनी रजिस्टर कराना जरूरी होगा। अगर अपनी कंपनी वो स्टॉक एक्सचेंज के अंदर रजिस्टर नहीं कराते हैं तो उनके कंपनी के शेयर्स बिक नहीं सकते, वो गैर कानूनी हो जाएगा। ये तो थी चंद बेसिक चीजें, बुनियादी चीजें जब कंपनी रजिस्टर होती है। अब जब शेयर्स का लेन देन होता है, मतलब बिकता है या फिर शेयर खरीदा जाता है, तो उसके लिए जो इंपॉर्टेंट टर्म्स होते हैं, इंपॉर्टेंट इस्तिलाहात होती है, जो एक्चुअल टेक्निकल टर्म्स होते हैं, वो हम देखेंगे कि क्या क्या होते हैं। सबसे पहला एक है दर्शनी कीमत। दर्शनी कीमत यानी कि छपी हुई कीमत। जब शेयर खरीदा जाता है तो वो एक सर्टिफिकेट के फॉर्म में होता है, उसके ऊपर छपी हुई कीमत होती है, उस कीमत को हम दर्शनी कीमत कहते हैं। दर्शनी कीमत यानी कि कंपनी के शेयर सर्टिफिकेट पर जो कीमत छपी होती है उस शेयर के लिए, उसे हम दर्शनी कीमत कहते हैं। इंग्लिश में इसे फेस वैल्यू कहा जाता है। दूसरी होती है बाजार भाव। उसी शेयर की दूसरी एक कीमत होती है बाजार भाव। बाजार भाव को समझने से पहले हम एक कंसेप्ट को समझते हैं। सपोज कंपनी की सरमायाकारी हुई और कंपनी स्टार्ट हुई। अगर कभी कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है तो उसके शेयर्स जो होते हैं मार्केट में बहुत फेमस हो जाते हैं, उनके शेयर का मार्केट में डिमांड बढ़ जाता है। तो ऐसे शेयर्स की बिक्री छपी हुई कीमत से ज्यादा होती है। मतलब अगर सपोज शेयर के ऊपर 100 रुपए छपी हुई कीमत है, कंपनी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है, उसका बिजनेस बहुत अच्छा हो रहा है, तो ज्यादा से ज्यादा लोग चाहेंगे कि उस कंपनी के शेयर खरीदे, जिसकी वजह से वो शेयर्स डिमांड में आ जाते हैं, तो उसका मार्केट वैल्यू बढ़ जाता है। तो उस तरह से छपी हुई कीमत की बजाय वो मार्केट वैल्यू पर बिकते हैं, बाजार भाव के ऊपर बिकते हैं। तो इस तरह से बाजार भाव का कंसेप्ट है। अगर इसी तरह कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है, यानी कि कंपनी लॉस में जा रही है, तो कंपनी को उसके शेयर्स छपी हुई कीमत से नीचे यानी कि घाटे में बेचना पड़ता है। तो इस तरह से बाजार भाव होता है, इसे हम मार्केट वैल्यू कहते हैं। शेयर्स की कीमत दर्शनी कीमत से ज्यादा हो जाती है जब कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है, और दर्शनी कीमत से शेयर्स की कीमत कम हो जाती है जब कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं होता है। तो इस सिचुएशन को लेकर एक अलग भाव होता है, एक अलग कीमत होती है, उसे हम बाजार भाव कहते हैं, मार्केट वैल्यू कहते हैं। इसके बाद जो हमें समझना है वो मुनाफे को समझना है, जिसे इंग्लिश में डिविडेंड कहा जाता है। कंपनी बनने के बाद में साल भर वो परफॉर्म करती है और फिर साल के बाद में उसका मुनाफे का कैलकुलेशन होता है। तो जो मुनाफा मिलता है उसे हम डिविडेंड डिविडेंड कहते हैं इंग्लिश में। हर शेयर के हिसाब से, जिस शेयर होल्डर के पास जितने शेयर हैं उस परसेंटेज के हिसाब से शेयर होल्डर को भी मुनाफा मिलता है, नफा मिलता है, उसे हम पार्ट ऑफ डिविडेंड कहते हैं। पार्ट ऑफ डिविडेंड यानी कि शेयर होल्डर को मिलने वाला मुनाफा। कंपनी की कारकर्दगी अगर अच्छी होती है तो मुनाफा ज्यादा होता है, अच्छा मिलता है, और अगर कंपनी की कारकर्दगी बराबर नहीं होती है तो मुनाफा कम मिलता है। यहाँ पर एक बात हमें ध्यान में रखना है कि
कंपनी की तरफ से जो मुनाफा मिलता है, पार्ट ऑफ डिविडेंड मिलता है, उसके ऊपर शेयर होल्डर को कोई टैक्स अदा नहीं करना होता है। आइए इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट समझ लेते हैं हम लोग, जो हमें काम में आएगा मछली सेट 4.3 सॉल्व करने के लिए। पूरे क्वेश्चन इसी कंसेप्ट पर डिपेंड है जो कि अभी हम सीखने जा रहे हैं। यह है दर्शनी कीमत और बाजार भाव में मुआवजा। दर्शनी कीमत यानी कि छपी हुई कीमत, और बाजार भाव यानी कि जो मार्केट में रेट चल रहा है शेयर का, मार्केट वैल्यू। मार्केट वैल्यू और फेस वैल्यू, इन दोनों के अंदर कंपैरिजन, इन दोनों के अंदर मुआवजा। अगर दर्शनी कीमत बाजार भाव से कम है, यानी कि कंपनी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है। सबसे पहली कंडीशन है दर्शनी कीमत कम है बाजार भाव से। ये कब होता है? बाजार भाव कब होता है, मार्केट वैल्यू कब बढ़ जाता है शेयर का? जब कंपनी अच्छे से परफॉर्म कर रही है, उसका परफॉर्मेंस अच्छा है। तो इस कंडीशन को जायद कीमत पर कहते हैं हम। मतलब हमें बोलना पड़ेगा कि शेयर जो है वो जायद कीमत पर है। इसे इंग्लिश में हम शेयर एट प्रीमियम कहते हैं। शेयर एट प्रीमियम। शेयर एट प्रीमियम में मार्केट वैल्यू बड़ी होती है फेस वैल्यू से। यह सबसे पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, जब दर्शनी कीमत बड़ी है बाजार भाव से, यानी कि मार्केट वैल्यू कम है शेयर की और उसका फेस वैल्यू ज्यादा है। यह कब होगा? जब कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है, जब कंपनी लॉस में जा रही है। तो इसे हम तखफीफी कीमत कहते हैं शेयर की, या फिर कम कीमत कहते हैं। इस कंडीशन को हम कम कीमत या तखफीफी कीमत कहते हैं। इंग्लिश में इसे शेयर एट डिस्काउंट कहते हैं। यहां पर मार्केट वैल्यू कम होती है और फेस वैल्यू ज्यादा होती है, यानी कि दर्शनी कीमत ज्यादा होती है, मार्केट वैल्यू, मार्केट में उसका शेयर का जो वैल्यू है वो घट जाती है कंपनी के परफॉर्मेंस की वजह से। तीसरी कंडीशन है जब दर्शनी कीमत और बाजार भाव दोनों मसावी हो, मतलब जितनी दर्शनी कीमत है उसी कीमत पर शेयर वो बिकेगा मार्केट में। ये तीसरी कंडीशन है। इसे हम शेयर एट पार कहते हैं। उर्दू में हम कीमत कंडीशन बोला जाता है। इसे शेयर एट पार कहते हैं इंग्लिश में। यहां पर मार्केट वैल्यू होगी मसावी फेस वैल्यू के, दर्शनी कीमत मसावी बाजार भाव। तो ये कंसेप्ट को समझना बहुत जरूरी है हमें एक्सरसाइज सॉल्व करने के लिए। जायद कीमत यानी कि मार्केट वैल्यू बड़ी है फेस वैल्यू से, बाजार भाव ज्यादा है दर्शनी कीमत से। कम कीमत यानी कि और या फिर तखफीफी कीमत, इसके अंदर बाजार भाव कम होता है शेयर का और दर्शनी कीमत ज्यादा होती है। अगर दोनों मसावी हो जाए तो उसे हम कीमत की कंडीशन कहते हैं। शेयर एट पार, मार्केट वैल्यू इज इक्वल्स टू फेस वैल्यू। इसके बाद का कंसेप्ट है कुल सरमाया। कुल सरमाया हम एक जाब्ते की मदद से निकालते हैं। जाब्ता दिया गया है ये किताब में। कुल सरमाया मसावी शेयर्स की तादाद ज़रब एक शेयर का बाजार भाव। ये याद रखिएगा कि जब भी हमें कुल सरमाया निकालना है तो वो कैलकुलेट होगा बाजार भाव से, ना कि दर्शनी कीमत से, क्योंकि
बाजार में जब बिकता है शेयर तो वो बाजार भाव के हिसाब से ही होता है। दर्शनी कीमत पर बिक रहा है तो बाजार भाव के मसावी हो जाएगा। यानी कि जब भी हम कैलकुलेशन करेंगे कुल सरमाए के लिए तो हमें बाजार भाव के हिसाब से ही कुल सरमाया निकालना होगा। ये ज़ाब्ता दिया गया है हमें। कुल सरमाए के लिए कुल सरमाया मसावी शेयर्स की तादाद ज़रब एक शेयर का बाजार भाव। मिसाल के जरिए सॉल्व भी किया गया है इसे। बहुत ही आसान मिसाल है। सपोज अगर कभी हमारे पास 50 शेयर है और एक शेयर का भाव 120 रुपए है बाजार भाव, तो 120 को 50 से ज़रब कर देंगे हम, तो इस तरह कुल सरमाया जो होगा वो 6000 रुपए होगा। तो सेकेंड कंसेप्ट कुल सरमाए का। तीसरा कंसेप्ट है ROR, जिसे हम रेट ऑफ रिटर्न कहते हैं। शेयर पर वापसी की शरह। शेयर्स पर वापसी की शरह जो होती है वो डिविडेंड परसेंटेज के ऊपर डिपेंड होती है। डिविडेंड परसेंटेज के हिसाब से हमें निकालना होता है। इसके लिए दर्शनी कीमत, बाजार भाव और डिविडेंड परसेंटेज को मद्देनजर रखना जरूरी होता है। शेयर पर वापसी की शरह, दर्शनी कीमत, बाजार भाव और डिविडेंड का जो परसेंटेज है, मुनाफे का परसेंटेज, मुनाफे का फीसद, इन तीनों चीजों को देखकर निकाला जाता है। जब शेयर की बिक्री होती है, मतलब शेयर होल्डर जब शेयर खरीदता है तो उसे एक मुनाफे का फीसद दे दिया जाता है। फिर बाद में 1 साल के बाद में जब कैलकुलेशन होते हैं और उसे मुनाफा वापस मिलता है तो उस टाइम पर जो रेट है, मतलब उस टाइम पर जितना मुनाफा हुआ, कंपनी का परफॉर्मेंस जो हुआ, उसके हिसाब से उसे मुनाफा मिलता है। वही जो परसेंटेज होता है उसे हम रेट ऑफ रिटर्न कहते हैं, शेयर पर वापसी की शरह। तो मुनाफे का जो परसेंटेज है, डिविडेंड का जो परसेंटेज है, रेट ऑफ रिटर्न उससे कम या ज्यादा हो सकता है। ये डिपेंड करता है कंपनी के परफॉर्मेंस के ऊपर। इन कंसेप्ट के ऊपर ही मशक़ी सेट 4.3 डिपेंड है टोटल। इसके बाद की वीडियो में हम सफ़ा नंबर 101 पर जो अमली काम दिया गया है वो अमली काम करेंगे और फिर मशक़ी सेट 4.3 सॉल्व करेंगे।